हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था। आपके सिलेबस के मुताबिक इसमें मैं चयन किया हूँ क्वेश्चनों को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और हमारी तैयारी भी पुख्ता होगी। इससे पहले मैं बता दूं कि जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अगर मेरा वीडियो पुराना देखना चाहते हैं जिसमें 30-35 वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि आपके परीक्षा उपयोगी है, तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाइए और छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्ले लिस्ट को दबा के सारे वीडियो को सिलसिलेवार देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी का पुख्ता करते हैं। पहला एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ग्रहण की गई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना फ्रांस, भूतपूर्व सोवियत संघ, अमेरिका या इंग्लैंड। तो बी आंसर आएगा, भूतपूर्व सोवियत संघ से हमने ग्रहण किया था। उस समय हमारा जो दोस्ती था सबसे ज्यादा ये भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ ही था और जो हमारे लिए मदद कर रहा था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950, 1960, 1969 या 1979? सही आंसर इसका सी आएगा, 1969। 1969 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय शासन श्रीमती इंदिरा गांधी का था। यद्यपि आरबीआई का 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन था और यहां पर बोला बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण, तो 14 बैंकों का जो पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, यहां पर रिजर्व बैंक का नहीं पूछ रहा है, ये जो 14 बैंक वाला पूछ रहा है, तो 1969 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय? सही आंसर डी आएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के द्वारा। 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 14.7%, 15.7%, 17.7% और 16.7%। वैश्विक आकलन जो अभी किया गया था उसके मुताबिक भारत की जनसंख्या को 17.7% आंका गया और भारत अभी वर्तमान में चीन को आगे पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया है। यद्यपि 2021 का जनगणना नहीं हो पाया था, तो भारत के आकलन नहीं है, वैश्विक आकलन है, उसके आधार पर जो है 17.7% भारत की जनसंख्या को आंका गया है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहां से आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें आपका पूरा कृषि, जितना कृषि है, उत्खनन है, ये सारे के सारे जो चीज है इसमें समाहित होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जितने उद्योगीकरण होता है या उद्योग होते हैं वो समाहित होते हैं। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र शामिल होते हैं। अब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सब आ जाते हैं, चाहे मैं भी कर रहा हूं तो सेवा काम, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, जितने सेवा कार्य हैं, जितने बाबू आबू है, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सब के सब सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कृषि और खनन प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में सेवा। सवाल क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहां से आता है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का लगभग 10-12 साल से तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र 51% से ज्यादा, 51% से ज्यादा योगदान कर रहा है। दूसरे नंबर पर यह आएगा जो करीब 37% के आसपास आता है। और प्राथमिक क्षेत्र में बहुत कम आ रहा है, 11, 12, 13 ऐसे ही रहता है, इसका परसेंट बहुत कम परसेंट रहता है प्राथमिक क्षेत्रों का। तो सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्रों का रहता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर था कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, बहुत पूछेगा, आएगा ही आएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे आधार पर की गई थी? लोक लेखा समिति, शिवरामन समिति, नरसिम्हन समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर भी आएगा,
शिवरामन समिति, शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर नाबार्ड। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है नाबार्ड कैसा बैंक है, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, याद रखना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना? महालनोबिस जो मॉडल था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना पर हेराल्ड डोमर मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नाम से ही पता चल जाएगा क्योंकि रूस का सहयोग लिया गया था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना, दोनों याद करवा देता हूं। पहली में हेराल्ड डोमर मॉडल, हम हैरान रह गए, ऐसे याद कर लेना कि पहली पंचवर्षीय विदेशी को सौंप दी गई, मैंने बनाने वाला। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कुछ इस प्रकार याद करोगे जल्दी याद होगा। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये आपको बताना है। तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं? सही आंसर है इसका पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक इकोनॉमी में भारत स्थान पांचवा है। हमसे आगे चार और राज्य है जिसमें अमेरिका है, फिर चीन है, फिर जापान है, फिर जर्मनी। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, इसके बाद नंबर आता है भारत का, और भारत का स्थान वैश्विक इकोनॉमी के आधार पर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,72,000 रुपए, 1,92,000 रुपए, 1,97,000 रुपए या 2,72,000 रुपए? इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा, 1,97,000 रुपए है। नेक्स्ट है, कपाट का संबंध क्या है? कपाट क्या है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता मूल्यांकन से, कंप्यूटर हार्डवेयर से, निर्यात वृद्धि हेतु परामर्शदाती सेवा से या बड़े उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण से? सही आंसर ए आएगा, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम सहायता एवं मूल्यांकन से। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, 2022-23 समय जीडीपी में भारतीय कृषि का योगदान कितना है? माने 2022-23 में जो जीडीपी में भारतीय कृषि का योगदान कितना है, एक क्वेश्चन पूछा है। 50.1%, 37.4%, 4.5% या 3.5%? भारतीय कृषि का योगदान डी मात्र 3.5% है जीडीपी में। सबसे ज्यादा ये सेवा क्षेत्र में रहता है, मैं बताया, इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में, और भारतीय कृषि का वर्तमान में 2022-23 में जीडीपी में भारतीय कृषि का योगदान 3.5% ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की व्यापक मुद्रा का सूचक क्या है? व्यापक मुद्रा और संकीर्ण मुद्रा, दो मुद्राएं यहां पर होती है जिसको हम लोग जो भाषा में M1, M2, M1, M2, M3 और M4 के नाम से जाना जाता है। तो भारत की व्यापक मुद्रा, जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग और जमाएं, बैंकों के सावधि जमा। उपरोक्त सभी, तो सही आंसर तो डी आएगा। समझा देता हूं, जो संकीर्ण मुद्रा होता है उसमें तरलता सबसे ज्यादा होती है। अर्थात अगर जैसे आपका जो बैंकों में जमा लोग जमा करते हैं, पैसा के रूप में जमा करते हैं बैंकों में, कुछ लोग सावधि जमा खरीदते हैं, मतलब 5 साल के लिए जो स्कीम रहता है 5 साल के लिए खरीद लेते हैं, 4 साल के लिए बॉन्ड खरीद लेते हैं, सोना चांदी जमा रहता है। ये सब के सब जनता का पैसा या बैंकों का पैसा, ये बैंकों की मुद्रा कहलाता है। M1 में चालू खाता आता है जिसमें कम विश्वास किया जाता है क्योंकि तुरंत जनता आज जमा की और कल निकाल लेगी। तो M1, M2 को संकीर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है यहां पर, और व्यापक मुद्रा M3, M4 को जाना जाता है। व्यापक मुद्रा में सावधि जमाएं, जो सावधि जमाएं और जनता के पास करेंसी और बैंकों की जमाएं सबको मिलाती है और सबको मिला के आकलन किया जाता है। और गवर्नमेंट को मालूम है कि 5 साल के लिए फंसाया है तो 5 साल तक पैसा नहीं मांगेगा, उस पैसे को वो लगा देती है किसी काम में, इसलिए हम उसको व्यापक मुद्रा कहा जाता है। बैंकिंग में M3 को सबसे बड़ा व्यापक मुद्रा के रूप से जाना जाता है और M1 की तरलता सबसे ज्यादा होती है।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई, अर्थात सेबी की स्थापना कब की गई? 1993, 1992, 1988 या 2002? सही आंसर सी आएगा 1988। इसका जो गठन किया गया था सेबी का 12 अप्रैल 12 अप्रैल को किया गया था। 12 अप्रैल ये आपका 1988, 12 अप्रैल 1988 में सेबी का गठन किया गया। इसके बाद मैं और बता देना चाहता हूं, सेबी जब अधिनियम बना, सेबी अधिनियम के तहत माने सेबी अधिनियम के तहत फिर से एक बार इसका गठन हुआ, और सेबी अधिनियम जब बना उसके तहत जो हुआ 12 अप्रैल 1992, 12 अप्रैल 1992 में सेबी अधिनियम के तहत फिर से इसका पुनर्गठन किया गया। मैंने शुरुआत में अगर बोला जाए तो 12 अप्रैल 1988 में गठन हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछता सेबी अधिनियम के तहत कब गठन किया और सेबी अधिनियम के तहत पूछता तो ये वाला आंसर लगाता 1992 में। क्योंकि क्वेश्चन में बस इतना पूछा है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई, तो हम लगाएंगे 1988। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को पूछता सेबी अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना सेबी अधिनियम के तहत कब की गई, तो 12 अप्रैल 1992 में की गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2022 तक कितने घरों में शौचालय बनाए गए हैं, यह आपको बताना है। 14.5 करोड़, 12.3 करोड़, 11.7 करोड़ या 12.8 करोड़? सही आंसर ए आएगा 14.5 करोड़, माने 14 का आंसर सी आएगा। उज्ज्वला योजना के तहत 2022 तक कितने एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं? 9.6 करोड़, 10.7 करोड़, 13.5 करोड़ या 15.6 करोड़? सही आंसर ए आएगा 9.6 करोड़। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? भूतलिंगम समिति, पांचु समिति, राज्य समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर सी आएगा, राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। क्वेश्चन है हमारे सामने, वर्ष 2022 के अंत तक कोविड रोधी टीकाकरण लगभग कितने लोगों को लगाया गया? 102 करोड़, 150 करोड़, 175 करोड़ या 220 करोड़? इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर डी आएगा 220 करोड़। अब आप बोलोगे सर इतने तो आदमी नहीं है भारत में, टीका कहां से लग गया? लेकिन इसका जो आंसर था 220 करोड़ ही था। ये ले रहा था कि ये प्रत्येक व्यक्ति को यार डबल डोज लगे, प्रत्येक व्यक्ति को डबल डोज यहां पर लगे हैं और बूस्टर डोज अलग से एक आएगा और दो डबल डोज लगा, बाद में बूस्टर डोज भी लगा। ऐसे करके ये इसने आकलन किया और इस आधार पर हमने 220 करोड़ टीके लगवा दिए गए। तो आंसर जो इसका लिया गया 220 करोड़। ये मत समझना कि 220 करोड़ तो है ही नहीं तो कैसे टीके लग जाएंगे। ये डबल डोज और बूस्टर डोज को दोनों काउंट करो तो 220 से ज्यादा ये टीके हो जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1953, 1965 या 1945? सही आंसर ए आएगा 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कॉमन क्वेश्चन है, मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? बार बार इस शब्द को सुने होंगे। मंदड़िया और तेजड़िया शब्दावली शेयर बाजार, घुड़सवारी, करारोपण या सार्वजनिक व्यय? सही आंसर ए आएगा शेयर बाजार से संबंधित है। शेयर बाजार में जब कोई जो ब्रोकर होता है, दलाल होता है, अगर उसको लगता है कोई शेयर का गिरने वाला है और बड़ा बड़ा उसको बिकवाली करने लगता है, बेचने लगता है, तो हम उसको बोलते हैं मंदड़िया। लेकिन कोई और दलाल होता है जिसको हम लोग ब्रोकर कहते हैं, उसको लगता है कि नहीं ये अभी चलेगा और बड़ा भड़ उसको खरीदने लगता है, तो हम बोलते हैं तेजड़िया। तो ये मंदड़िया और तेजड़िया शब्द शेयर बाजार से लिया गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है
चूंकि अभी पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है, लेकिन आपके सिलेबस में पंचवर्षीय योजना दिया है, तो हमको इसमें से तैयारी करके जाना होगा। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। उस समय पंचवर्षीय योजना जो बनाती है, योजना आयोग द्वारा बनाया जाता था, लेकिन अनुमोदन कौन करता है? तो अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद किया करती थी। अभी हट गया है, योजना आयोग का जगह नीति आयोग आ गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्तित्व खत्म। तो यहाँ पर फिर भी पुराना क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि योजना आयोग आपका दिया गया है। पंचवर्षीय योजना योजना आयोग द्वारा बनाया जाता था, तो योजना आयोग बनाता था, राष्ट्रीय विकास परिषद उस पर ठप्पा मारती थी, अमल करती थी, अनुमोदन करती थी। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए और बी दोनों होगा। मौसमी मतलब होता है, देखो मौसम अभी बरसात का है तो 3-4 महीने तो सबको रोजगार दे देगा। प्रच्छन्न मतलब होता है अदृश्य बेरोजगारी, अर्थात क्या होता है, जैसे एक खेत में है और एक खेत में मिसाई जो फसल लगाने के लिए मेरे को 2 आदमी पर्याप्त है, 2 आदमी आराम से उसको फसल लगा सकते। लेकिन घर में लोग बैठे बैठे क्या करेंगे, तो 2 जगह 10 लोग घुसे हुए हैं। 10 लोग, सब लग तो रहा है कि 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 10 की उपयोगिता है ही नहीं। इसी को बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी, इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें 2 आदमी काम कर सकते हैं, उसकी जगह 10 लोग घुसे हुए। तो भारत में दोनों पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों ही पाई जाती है। क्वेश्चन है, ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्याज दर की नीति आरबीआई तय करती है और ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र। सही आंसर ए आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। चाहे वो खेती कर रहे हो, चाहे खनन कर रहे हो, प्राकृतिक प्रक्रिया है, अधिकांशतः ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चंस है कि भारत में मुद्रास्फीति का आकलन हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2010, 2011, 2012, 2015। सही आंसर अभी आधार वर्ष 2012 को माना गया है। 2012 मतलब ये हो जाएगा आधार वर्ष होगा। आधार वर्ष क्या होता है कि एक दो प्रकार का आकलन किया जाता है। एक आकलन महंगाई को स्थिर मानते हैं, महंगाई मतलब हुई नहीं है ऐसा मान के चलते हैं, तो उसमें एक अलग आकलन किया जाता है। एक महंगाई को लेकर चलते हैं तो उसका अलग चलता है। तो महंगाई को स्थिर मानते हैं तो कोई एक वर्ष को स्थिर मान लिया जाता है, मैंने 2012 पर ही काउंट करूंगा, भले अभी 23 चल रहा है, लेकिन मैं काउंट करूंगा 2012 के अनुसार महंगाई जो थी उसको मान के चलूंगा, तो हम उसको स्थिर वर्ष कहते हैं। लेकिन अगर कुछ स्थिर वर्ष में जो भी आकलन करोगे कम आता है, पैसा ऐसा का मूल्य कम आता है, लेकिन चालू वर्ष को महंगाई को लेके चलेंगे, मैंने 2023 से 2023 को लेके चलूंगा, तो चालू वर्ष में जो आकलन किया जाता है उसका जो आकलन ज्यादा आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर था, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? चौथी, पांचवी, छठवीं या आठवीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, छठवीं योजना में इसकी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना के अंतर्गत 250 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 2023 के बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया था? बस याद रखना, बी 250 करोड़, इसमें एक शून्य लगा के करोड़ की जगह हजार करके आप लोगों को बांटा जा रहा। सबको तो नहीं मिल रहा होगा, कुछ को जरूर मिल रहा होगा। तो 2500 पर मंथ आपको दिया जा रहा है, 2 साल तक दिया जाएगा। यहां पर इसके बाद तो पता नहीं। क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,23,771, 1,35,840, 1,33,898, 1,97,000। तो ये सही आंसर है, 1,33,898 छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय है। 1,97,000 तो भारत की है। छत्तीसगढ़ में बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है?
1902 करोड़, 1947 करोड़, 1945 करोड़ या 1949 करोड़। सही आंसर ए आएगा 1902 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख नियंत्रण के परिणात्मक उपायों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? खुले बाजार की क्रियाएं, सांविधिक तरलता अनुपात, बैंक दर, ऋण के लिए मार्जिन आवश्यकता। यही नहीं है, बाकी सब है। सांविधिक तरलता हो, SLR बोला जाता है, CRR कहा जाता है, आपने सुना होगा यहाँ पर केस रिजर्व रेशियो, SLR सांविधिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर, ये सब RBI द्वारा डिसाइड किया जाता है और मौद्रिक नीति को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, जो हर 6 महीने में RBI इसका आकलन करती है। इसमें ये सब आ जाएगा, ऋणों के लिए मार्जिन आवश्यकताएं बस नहीं आएगी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? रेखी समिति, आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, नंजुंदप्पा समिति रेल किराया भाड़ा, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, कोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार। तो रेखी समिति जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी, इससे संबंधित नहीं थी। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी, यही बेमेल है। क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा अवमूल्यन। आप जब देखते होगे, रोज पेपर पढ़ते होगे, तो बोलता है भाई $1 बराबर, आपने देखा होगा ना, $1 कहता है, $1 बराबर अभी कितना चल रहा? लगभग 82 रुपए चल रहा है। मतलब जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना महंगाई मान के चलो, जितना नीचे आएगा रुपए उतना तगड़ा होता है। माने $1 बराबर 82 रुपए चल रहा है यहाँ पर चीजों में, और जब रुपए मजबूत होता है तो नीचे आता है। अब अवमूल्यन में क्या होता है, कभी कभी जानबूझकर गवर्नमेंट अपने को अवमूल्यित कर देती है। माने करता है, यहाँ पर एक बार भारत ने गवर्नमेंट ने किया था। मूल्यन में अगर मान लो $1 बराबर, ऐसे समझो, अब मूल्यन में फायदा क्या होगा, $1 बराबर अगर 100 रुपया हो जाए तो हमको क्या दिखता है, जो जो बनाने वाला प्रोडक्ट अगर मैं बेचूंगा, अब मान लो पहले $1 बराबर 82 रुपए मिलते थे, अब उसी प्रोडक्ट को बेच रहा है तो $1 बराबर 100 रुपए मिल रहे हैं। तो जो प्रोडक्शन वाला होता है, उत्पादक, वो खुश हो जाता है और ज्यादा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होता है। यद्यपि पैसे का मूल्य गिर गया है, पैसे का मूल्य गिर गया, लेकिन थोड़ा सा उसको टॉनिक मिलता है, इसलिए अवमूल्यन किया जाता है, लेकिन आजकल नहीं करते। एक बार भारत ने इसको अपनाया था अवमूल्यन को। वैसे तो पूरा IMF के द्वारा होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के समतुल्य आपका मुद्रा किस में बैठता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, स्टैगफ्लेशन क्या है? विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अविस्फीति, अविस्फीति के पश्चात मुद्रास्फीति, या मंदी के साथ मुद्रास्फीति। सही आंसर यही आएगा। एक तो मंदी हो, ऊपर से पैसे का आवक ज्यादा हो तो पैसे का मूल्य और गिर जाएगा, तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रा की कमी, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा की कमी, मुद्रास्फीति, मुद्रा का बाजार में प्रवाह। क्वेश्चन है हमारे सामने, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? नरसिम्हन समिति, चलैया समिति, गाडगिल समिति, केलकर समिति। सही आंसर भी आएगा चलैया समिति। क्वेश्चन है हमारे सामने, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? उच्च शिक्षा में सुधार, कर संबंधी सुधार, बैंकिंग संरचना में सुधार, या पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में सुधार। इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, बैंकिंग संरचना में सुधार संबंधी। क्वेश्चन हमारे सामने हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वाणिज्य मंत्रालय, CSO, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के कार्य या मंत्रालय द्वारा। सही आंसर सी आएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा।
भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया? 2013, 2014, 2015 या 2016? हमने देखा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया 2015 को। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा राजस्व घाटे के, प्राथमिक घाटे के, बजट घाटे के या मौद्रीकृत घाटे के। सही आंसर सी आता है, बजट घाटे के बराबर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेख वर्ष अवधि क्या है? लेखक नहीं, लेख होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेख वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर या अगस्त से जुलाई? ये ऑप्शन में सही पूछा गया है। सही आंसर भी आएगा जुलाई से जून। वैसे मैं बता देता हूं कि वैसे तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है, लेकिन आरबीआई की बात कर लिया जाए, अगर आरबीआई के वित्तीय वर्ष अलग चलता है। वैसे तो सब बैंकों का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, लेकिन यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक की बात किया तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात किया जाए तो ये जो वित्तीय वर्ष चलता है 1 जुलाई से 30 जून, माने ये जो चलेगा 1 जुलाई से 30 जून तक ये चलता है आरबीआई का। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, मुद्रास्फीति किस कारण होती है? माने मार्केट में मुद्रा का प्रवाह हो जाए, ज्यादा मुद्रा आपको देखने को मिले। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, उत्पादन में वृद्धि तथा मुद्रा पूर्ति में ह्रास, केवल उत्पादन में वृद्धि, केवल उत्पादन ह्रास। मतलब ए आंसर, मुद्रा तो छापे पड़े हो, नोट पर नोट, नोट पर नोट छाप पड़ रहे हो, लेकिन उत्पादन नहीं कर रहे हो, तो नो डाउट उत्पादन नहीं करोगे यहाँ पर और एक नोटी नोट छापोगे तो जो आज की स्थिति वही हो जाएगी। जो कभी 10 रुपए किलो में मिलता रहा होगा कोई चीज, वो अब 100 रुपए में मिलेंगे। पहले 5 रुपए में आपने 1 रुपए में पार्ले का एक बिस्कुट आ जाता था, आज 5 रुपए में भी आता है, लेकिन उसका साइज छोटा करके एक छोटा सा बिस्कुट बना दिया गया यहाँ पर। ये इसी का नतीजा होता है कि उत्पादन में ह्रास हो या मुद्रा पूर्ति ज्यादा हो जाए। हालांकि उत्पादन तो बना है, लेकिन मुद्रा पूर्ति ज्यादा होने से मुद्रा का मूल्य घट जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया था 1 अप्रैल। हाँ, मुद्रा स्कीम। अच्छा, 40 नंबर क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के अभिलक्षण नहीं है? प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता एवं बड़े फार्मों की अधिकता। तो यही बस नहीं है, कहाँ बड़े फार्म सबके पास है, छोटे छोटे किसान हैं, प्रकृति पर निर्भर होते हैं, मानसून आया तो ठीक, नहीं हुआ तो बर्बाद। उत्पादकता पर निम्न स्तर है, उत्पादकता केवल उपभोग वाली वस्तुओं तक सीमित है, फसलों में विविधता पाई जाती है, ये भारतीय कृषि की विशेषता है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, कृषि की अपेक्षा उद्योगों का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, संयुक्त रूप से कृषि एवं उद्योगों की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। अब यहाँ पर मात्र 3% के आसपास दे रहा है कौन? कृषि। उद्योग 37% के आसपास दे रहा है, और ये 37 कुछ ज्यादा, और 51% से ज्यादा हिस्सा दे रहा है कौन? आपका सेवा। तो ये वाला आ जा रहा है संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग क्षेत्रों में। कृषि और उद्योग क्षेत्र का अपेक्षा सेवाओं का क्षेत्र क्या है? सबसे ज्यादा 51% यहाँ पर सेवा दे रहा है, तो डी आंसर यहाँ का सही होगा। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971। सही आंसर डी आएगा, यही नहीं है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमको दो दो युद्ध झेलना पड़ रहा था, दो दो युद्ध झेलना पड़ा यहाँ पर चीन के साथ भी, और उसके बाद फसल माने भुखमरी भी आ गई और सूखा पड़ गया। तो तीन जो है जो योजनाएं चली थी और त्रिवर्षीय योजनाएं,
प्रत्येक वर्ष जो योजना चली, ये या वाला योजना चली 1961, 1966 व चतुर्थ योजना जो चली थी 1969, 1969 से 1989 तक, 1969 से 1974 तक, 1974 तक ये चतुर्थ योजना चली थी। यही इसमें गलत है। क्वेश्चन हमारे सामने है, गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोड़ा गया था? चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। वास्तव में कभी किताब में आपको चौथी भी मिलेगा और पांचवी मिलेगा। गरीबी हटाओ का वास्तव में नारा दिया गया था, ये पूरा बताया गया था, ये पांचवी आएगा। पांचवी योजना ही पूर्णता था, चौथी योजना से शुरुआत हो गई थी, लेकिन पांचवी योजना में नारा ही दे दिया गया कि गरीबी हटाओ, तो ये अपना ऑप्शन इसमें बी आएगा। देश के कौन से 3 वर्ष की अवधि में योजना अवकाश के रूप में मनाया गया? 1965-68, 1966-69, 1968-71, 1969 से 72। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। 1966 से 1969 3 वर्ष की अवधि की योजना चली, त्रिवर्षीय योजना। योजना अवकाश के नाम से इसको जानते हैं या प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर उठा रहा हूं, भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के औद्योगिक विकास बैंक। सही आंसर सी आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। जो आपने सुना होगा SLR का सुना होगा, हम हमेशा 6 में CRR कौन डिसाइड करता है? ये रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। बैंक दर कौन डिसाइड करता है? ये रिजर्व बैंक डिसाइड करता है। तो मौद्रिक नीति कौन बना रहा है? मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना रही है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।